हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फिट आईटीआई पे। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। और आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं ओएनजीसी में अगर आपने फॉर्म फिल किया है, वेल्डर ट्रेड है अगर आपकी, तो आप हमारे इस चैनल के सेक्शन में जाएंगे और चैनल के अंदर जाने के बाद आप ये प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे। तो प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे वेल्डर थ्योरी फुल कोर्स। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो पूरे वेल्डर की जो है पूरा कंप्लीट कोर्स, सारी क्लासें जो है वाइट बोर्ड पे हमने अच्छे से सारे थ्योरी बताए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हम करवा रहे हैं, ठीक है। अगर आप बीआरओ का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, बीआरओ का फॉर्म आ चुका है, जो लोग वेल्डर ट्रेड से हैं वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर देंगे ज़रूर, ऑफलाइन फॉर्म है। तो उसके लिए भी जो है हम पूरा कंप्लीट सीरीज़ करवा रहे हैं। तो सबसे पहले आप पूरा थ्योरी देखेंगे, नोट्स बनाएंगे उसका। अगर आपने थ्योरी पहले कभी पढ़ी भी है तो आपको सिर्फ ये ऑब्जेक्टिव सारे जो है सॉल्व करने हैं। वेल्डर ट्रेड के लिए यूट्यूब पे कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो खास वेल्डर ट्रेड के बारे में पूरी कंप्लीट कोर्स करवाए, पूरा थ्योरी डिस्कस कराए। जो ऑब्जेक्टिव लोग करवा भी रहे हैं तो बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर टिक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्लेलिस्ट को पूरा वॉच कर लीजिएगा। आपके काम की प्लेलिस्ट है पूरा, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमने वेल्डर ट्रेड थ्योरी की एक कंप्लीट पीडीएफ बनाई हुई है, जिसमें जितने भी प्रीवियस ईयर में यानी कि पिछले वर्षों में जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे पेपर जो है हमने इसमें जोड़ दिए हैं। चाहे वो एनसीएल का पेपर हो, चाहे वो किसी अन्य भर्ती परीक्षा का पेपर हो, आप समझ रहे हैं। तो वो सारे जो है हमने इसके जो है कंपाइल कर दिए। इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, बार्क हो गया, ये सारे देख रहे हैं, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बीआरओ हो गया, ओएनजीसी हो गया, सारे सीआईटीएस का हो गया, तो सारे क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव इसी में हैं। अगर जो भी, जैसे मान के चलिए कि जो पेपर नहीं मिल पा रहा है और आप उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यही सारे पेपर जो है उसमें भी उठ उठ के आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो लिमिटेड होते हैं, है ना। अब जैसे टिग वेल्डिंग में आपसे पूछा जाएगा कि टिग वेल्डिंग में कैसा इलेक्ट्रोड यूज होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो है आप कहीं अलग से पढ़े हैं, तो यूज़ तो वही होता है, नॉन कंज्यूमेबल। तो इसलिए जो है हमने सारा जो है आपके लिए तैयार किया है पीडीएफ। ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करके, हो सके तो इसका प्रिंट आउट निकालिए, टैबलेट लैपटॉप कुछ हो तो उसमें आराम से अच्छे से पढ़िए, ठीक है। बाकी इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करवा ही रहा हूँ। जो लोग सॉल्यूशन देखेंगे उनको डेफिनेटली चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो इस सीरीज़ में, ये हमारी एक सीरीज़ चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जिसमें हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। जितने भी पुराने साल के पेपर हैं वो सारा हम कंप्लीट करेंगे। तो आप ढूंढ लीजिएगा कि आपका जो है किस में है, ठीक है। तो अभी जो हमारा क्वेश्चन सीरीज़ चल रहा था उसमें हम लोग जो है वो 20 क्वेश्चन तक देख चुके थे, और हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन के साथ साथ सारी थ्योरी भी बताने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये पिछले वर्ष का पेपर है। अब यहाँ पे जो है ये हमने एसिटिलीन सिलेंडर के बारे में कल बात कर लिया था। आज हम बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक जो है वो पहुँचती रहे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कोई पेन सेलेक्ट कर लेते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने शायद 21 नंबर क्वेश्चन भी कर लिया था। लिखा है न्यूट्रल फ्लेम इज़ यूज टू वेल्ड मेटल लाइक। जो न्यूट्रल फ्लेम होती है ये हमने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन जितने प्रकार की फ्लेम होती है, अब देखिए, ये न्यूट्रल लव जो होती है ये गैस वेल्डिंग में होती है, ठीक है। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में होती है, और ये 3 प्रकार की होती है। पहली होती है ऑक्सीडाइजिंग, दूसरी होती है कार्बोराइजिंग, और तीसरी होती है न्यूट्रल, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। कार्बोराइजिंग में क्या होता है, C2H2 यानी कि एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा होती है। न्यूट्रल में क्या होता है, दोनों 1:1 में, यानी कि दोनों बराबर होते हैं, एसिटिलीन और ऑक्सीजन। तो हमने आपको बताया था कि अगर ऑक्सीडाइजिंग है तो इसका मतलब है कि उसमें एसिटिलीन कम है, सिर्फ हवा ही हवा है भाई, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, तो उसमें क्या ही क्षमता रहेगी। तो इसलिए वो जो है कमज़ोर मटेरियल, लाइक ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इस टाइप के मटेरियल को जो है वो वेल्ड करने के काम आएगी, ठीक है। वहीं कार्बोराइजिंग के बारे में हम लोग बात करें तो स्टेनलेस स्टील हो गया, और आपका जितने भी हार्ड मटेरियल होते हैं उनको जो है आराम से जो है ये वेल्ड कर सकती है, ठीक है। वहीं पे न्यूट्रल फ्लेम के बारे में हमने आपको बताया था कि स्टील जो होता है उसको हम लोग न्यूट्रल फ्लेम से यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिए, न्यूट्रल में भी बीच में टी आ रहा है और स्टील में भी टी आ रहा है, ठीक है, ऐसे आपको याद करना है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है न्यूट्रल फ्लेम इज़ यूज टू वेल्ड मेटल लाइक, तो स्टील, ठीक है, ये हमने आपको पहले ही बताया था।
उसके बाद आते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, रूट और फिलेट वेल्ड के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है। तो देखिए रूट और फिलेट वेल्ड, तो सबसे पहले आपको रूट समझना होगा और फिलेट वेल्ड समझना होगा, ये दोनों होते क्या हैं, ठीक है। तो ये जो है वेल्डिंग हो गई। ये जो हम लोग जोड़ते हैं इसको, ये जो सर्कुलर बनता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रेनफोर्समेंट। रेनफोर्समेंट। और ये जो थोड़ा सा गैप छूटा हुआ है इसको हम लोग रूट गैप बोलते हैं। रूट गैप हम लोग इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि जैसे अगर कोई मटेरियल खूब ज़्यादा चिपका के, खूब ज़्यादा सटा के हम लोग वेल्डिंग करेंगे तो उसके अंदर तो वेल्डिंग का मटेरियल नहीं पहुंच पाएगा, सिर्फ बाहर बाहर से चिपकेगा। इसलिए थोड़ा सा हम लोग जगह छोड़ देते हैं जिससे अंदर जो है मटेरियल का पार्ट जो है पिघल के जा सके और अंदर भी जो है वो अच्छे से चिपका सके, उसको जो है वेल्ड कर सके। इसलिए हम लोग जो है वो रूट गैप का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन रूट एंड फिलेट तो क्या कहलाती है, वो लेग लेंथ कहलाती है, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान देखें, ठीक है। तो रूट गैप आप लोग जान ही गए होंगे, ये गैप जो होता है रूट गैप होता है। रेनफोर्समेंट ये ऊपर का पार्ट होता है, ठीक है। और थ्रोट थिकनेस क्या होता है, जैसे मान के चलिए कि ये आपकी वेल्डिंग हो गई तो ये जो है आपका थ्रोट होता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है थ्रोट होती है, ठीक है। तो ये आप लोग समझ रहे होंगे। तो यहाँ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लेग लेंथ इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब लिखा है सोल्डरिंग में उपयोग की जाने वाली प्रमुख सामग्री है। तो देखिए सोल्डरिंग में जो प्रयोग करते हैं हम लोग, जैसे सोल्डरिंग आप लोग जानते होंगे, सोल्डरिंग जो होती है वो वेल्डिंग के 3 प्रकार जो होते हैं, जो थर्ड प्रकार होता है उसका एक पार्ट है। तो थर्ड प्रकार कौन सा होता है, ठोस धन गैस, यानी कि ठोस प्लस गैस। तो इस वेल्डिंग के अंतर्गत कौन कौन सी वेल्डिंग आती है, एक सोल्डरिंग आती है और एक ब्रेजिंग आती है, ठीक है। तो सोल्डरिंग और ब्रेजिंग, तो सोल्डरिंग जो होती है उसमें लेड और टिन, तो आप इसमें ढूंढेंगे लेड और टिन कहाँ है, ये टिन और सीसा, ठीक है। तो सोल्डरिंग में जो है टिन और सीसा हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद इन फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस पेनिट्रेशन इज द रेशियो ऑफ, जो फ्यूजन वेल्डिंग, अब देखिए ये जो वेल्डिंग कहलाती है ना, ये जो लिक्विड वेल्डिंग है इसको हम लोग फ्यूजन वेल्डिंग भी बोलते हैं, जिसमें हम लोग रासायनिक वेल्डिंग और आपका आर्क वेल्डिंग ये सारी वेल्डिंग रखते थे। जिसमें रासायनिक वेल्डिंग में थर्मिट वेल्डिंग हो गया, गैस वेल्डिंग हो गया, और आर्क वेल्डिंग में कौन कौन सी होती है, टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग यानी टिग हो गया, मिग हो गया, SAW यानी सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। ये सारी वेल्डिंग जो होती हैं वो सब फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इन फ्यूजन वेल्डिंग पेनिट्रेशन इज द रेशियो ऑफ, तो वो होता है वेल्ड की चौड़ाई अनुपात गहराई, ठीक है। इसका रेशियो होता है वेल्ड ऑफ विड्थ ऑफ वेल्ड टू डेप्थ, ठीक है। ये क्या होता है, पेनिट्रेशन रेशियो होता है, ठीक है। वेल्ड की चौड़ाई अनुपात गहराई, ठीक है। यानी कि चौड़ाई अनुपात गहराई जो होता है वो क्या होता है, वो पेनिट्रेशन होता है। पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि कितना अंदर तक जो है वो हमारा मटेरियल जो है वो फ्यूज होके जा रहा है वेल्ड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फोर्ज वेल्डिंग इज क्लासिफाइड एज, ठीक है। तो फोर्ज, फ्रिक्शन, ये सब वेल्डिंग हमने आपको जो 3 प्रकार की वेल्डिंग बताई थी, यहाँ पे आप जो ये 3 लाइनें देख रहे हैं, तो एक तो ठोस द्रव हो गई, एक सबसे पहले हमने कौन सी आपको बताई थी, ठोस बताई थी, और एक जो है द्रव बताई थी। तो ठोस में हमने आपको कल बताया भी था, या आप हमारी थ्योरी देखेंगे तो हम बार बार हर क्लास में हम आपको बताते हैं कि जो ठोस वेल्डिंग होती है उसमें फ्रिक्शन हो गया, फोर्ज हो गया, यानी कि फ्रिक्शन, फोर्ज, अल्ट्रासोनिक, ये सारी वेल्डिंग जो है वो ठोस वेल्डिंग के अंतर्गत आती हैं, सॉलिड वेल्डिंग के जो है वो अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अब उसका जो है एक नाम और होता है, वो आपको बताना है, तो वो हम लोग बोलते हैं फ्यूजन वेल्डिंग विद प्रेशर, ठीक है। यानी कि फ्यूजन वेल्डिंग विद प्रेशर। और जो सेकेंड वाला होता है वो कौन सा होता है, विदाउट प्रेशर होता है। ये जो सेकेंड वेल्डिंग होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विदाउट प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अब इसको फ्यूजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ठोस में ही हम लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ये जो ठोस वेल्डिंग हो गई ना इसमें फ्रिक्शन फोर्ज, इसी में हम लोग रेजिस्टेंस वेल्डिंग को भी ले लेते हैं। और क्योंकि रेजिस्टेंस वेल्डिंग जो है होती है वो एक प्रकार से फ्यूजन वेल्डिंग में आ जाती है, इसलिए जो है हम लोग
फ्यूजन वेल्डिंग विद प्रेशर ले रहे हैं, और उसमें क्या होता है, विदाउट प्रेशर होता है, ठीक है, यानी कि बिना दबाव के। अब आते हैं हम लोग लेजर बीम वेल्डिंग प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो लेजर बीम वेल्डिंग के बारे में यहाँ पे जो नहीं सही है, तो सबसे पहले सही सही वाला हम लोग देख लेते हैं कि प्रक्रिया यानी द प्रोसेस यूज एम्पलीफाइड लाइट एनर्जी एज ए सोर्स ऑफ वेल्डिंग। तो इसका मतलब ये हो गया, आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो लेजर बीम वेल्डिंग है इसमें क्या होता है, प्रवर्धित प्रकाश का हम लोग प्रयोग करते हैं। जो लेजर होता है वो प्रकाश का ही तो प्रयोग करते हैं हम लोग उसमें। तो इसका मतलब ये जो है ये करेक्ट आंसर है। तो इसका मतलब ये जो है, इसमें पूछा है कौन सा नहीं है, तो ये तो होता है, इसका काम होता है, ठीक है, हमको इसमें नहीं ढूंढना है। तो प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से वैक्यूम की आवश्यकता होती है, तो ये इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो कथन लिखा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का होता है। किसका होता है, EBM। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में क्या होता है, एक आपको वैक्यूम यानी कि निर्वात चेंबर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग कहीं भी आए तो उसके लिए ये सही होगा, लेकिन इसके लिए जो है ये कथन गलत हो जाएगा, इसलिए जो है ये क्वेश्चन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आर्क वेल्डिंग की तुलना में लेज़र बीम की शक्ति घनत्व तो बहुत अधिक होती है, सही बात है। तो ये सब जो है वो करेक्ट हैं। तो इसका जो कथन सही नहीं है वो नहीं सही है कौन सा, बी ऑप्शन, क्योंकि बी जो है ये EBM का कथन है, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का, और इसने लेज़र बीम में जो है इसको डाल दिया है। उसके बाद प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में प्लाज्मा किसके द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग का जो आप हमारा क्लास लेंगे तो वहाँ हम आपको बताएंगे कि जो हाई फ्रिक्वेंसी की अल्टरनेटिंग करंट होती है उससे हम लोग क्या निकालते हैं, उससे हम लोग प्लाज्मा आर्क निकालते हैं। प्लाज्मा जो है वो उसी के द्वारा निकाली जाती है। तो हाई फ्रिक्वेंसी AC करंट के द्वारा हम लोग जो है वो प्लाज्मा का जो है निर्माण करते हैं, प्लाज्मा जो है उसके द्वारा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इससे क्या होती है, प्लाज्मा हम लोग निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद बैकफायर ए स्मॉल एक्सप्लोजन ऑफ फ्लेम ऑकरिंग एट द टिप टॉर्च इन ऑक्सी एसिटिलीन प्रोसेस इज ड्यू टू। तो कुल मिला के पूछा जा रहा है कि प्रज्वलन लौ का एक छोटा विस्फोट टॉर्च टिप के होने वाली ऑक्सी एसिटिलीन प्रक्रिया में किस कारण से होता है। तो ये कुल मिला के पूछा जा रहा है आपसे कि जो बैकफायर होता है वो क्यों होता है। तो बैकफायर जो होता है वो गैस के अधिक दबाव, गैस का दबाव बहुत कम होता है, इसलिए भी जो है वो बैकफायर हो सकता है। ये करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। बी भी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि अधिक बहुत ज़्यादा गर्म नोजल हो जाएगा तब भी जो है वो बैकफायर हो सकता है। कार्बन अवशेष द्वारा अवरुद्ध नोजल, नोजल जो है वो अवरुद्ध हो गया है, नोजल में जाम लग गया, किसी प्रकार का नोजल से आगे नहीं बढ़ रही है हमारी सामग्री, तो भी हो सकता है। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो पूरा हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई भी, सारे ऑप्शन जो है इसके सही हो जाएंगे, ठीक है। तो गैस प्रेशर सेटिंग टू लो, नोजल ओवर हीटेड, एंड डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओके। उसके बाद हम लोग आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन प्रोवाइड हाईएस्ट टेम्परेचर। तो जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन सा प्रदान करता है, ये सारे जो है वो गैस वेल्डिंग के ही होते हैं, लेकिन जो जैसे ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग हो गया, तो ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 1600 डिग्री सेंटीग्रेड ही बस होता है। ये आप लोग याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग का आप लोग जानते होंगे कि 3200 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये आप क्लास हमारी लेंगे जब कंप्लीट पूरा, तो वहाँ पे आपको जो है वो कंप्लीट पता चल जाएगा। उसके बाद एयर एसिटिलीन क्या होता है, वो जो है 3000 से जो है वो नीचे ही होता है, ठीक है। और ऑक्सी LPG इसके बारे में हमको नहीं पता है, हमको लगता है कि इसका हम लोग यूज ही नहीं करते हैं वेल्डिंग में, ठीक है। तो ये जो है 29 का जो करेक्ट आंसर, सबसे अधिक टेम्परेचर आप कहाँ देख रहे हैं, 3200 डिग्री सेंटीग्रेड सी में देख रहे हैं। ऑक्सी हाइड्रोजन का भी आप लोग याद रखेंगे 1600 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो इसमें जो है इसका 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो सबसे ज़्यादा जो गर्माहट होती है, जो ज़्यादा तापमान होता है वो ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में होता है, ठीक है। अब देखिए सोल्डरिंग फ्लक्स का क्या उद्देश्य होता है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फ्लक्स इन सोल्डरिंग। तो आप लोग जानते होंगे कि सोल्डरिंग में हम लोग फ्लक्स का यूज़ करते हैं, तो उसका जो है काम क्या होता है। तो वो जो कहीं भी अगर फ्लक्स आप कहीं भी यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो है पहला काम होगा कि वो ऑक्सीडाइजेशन को जो है वो रोकेगा, है ना। यानी कि बाहर से जितनी भी बाहर के आवरण से ऑक्सीडाइजेशन से जंग लगता है और भी अधिक गैसें आत के जो है वो रिएक्ट कर जाती हैं, हमारे वेल्डिंग को नुकसान पहुंचाती हैं,
तो फ्लक्स का काम ही यही होता है किसी भी वेल्डिंग में, चाहे वो आपका सोल्डरिंग हो या अन्य कोई वेल्डिंग हो, किसी भी वेल्डिंग की आप लोग बात करेंगे तो वहाँ पे आप क्या कहेंगे, फ्लक्स का काम सिर्फ और सिर्फ होता है प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, यानी कि ऑक्साइड के गठन को रोकना, या यहीं पे अगला ऑप्शन होता है जंग लगने से रोकना, तो वो भी सही हो जाता। ठीक है, जंग लगने से रोकना। ठीक, अब क्या आ जाते हैं हम लोग, अब आ जाते हैं अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। तो यहाँ पे 31 देखते हैं, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग जो होता है वो धात की मोटाई आमतौर पर कितनी प्रतिबंधित होती है, यानी कि कितने मोटाई तक जो है वो किसी भी धातु को जो है वो वेल्ड कर सकता है, किसी का जो है क्राइटेरिया होता है, तो वही क्राइटेरिया पूछा गया है। तो सबसे पहले अल्ट्रासोनिक जो वेल्डिंग होती है, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग जो है वो भंगुर पदार्थों के लिए होती है, भंगुर पदार्थों में की जाती है। ठीक है, और ये जो है 3 mm से ज़्यादा जो है अगर कोई चीज़ है तो उसको जो है नहीं कर पाएगी। ठीक है, यानी कि 3 mm तक जो है वो इसका करेक्ट वो होता है कि 3 mm तक मटेरियल को ही क्या कर पाएगी, ये वेल्ड कर पाएगी, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे 32 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा इंतजार करेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है, वेल्डिंग स्थिति जिसमें एक इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग कार्य किया जाता है। इलेक्ट्रोस्लैग जो वेल्डिंग होती है ना वो हमेशा ऐसे ऐसे काम करती है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग में क्या होता है कि मोल्टेन पूल होता है, पूल का मतलब होता है उसमें तरल पदार्थ होता है और वो ऐसे ऊपर की तरफ भरता चला आता है। ठीक है, तो उसका जो होगा हमेशा क्या होगा, वर्टिकल होगा। ठीक है, तो इसका जो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, यानी कि लंबवत हो जाएगा। थोड़ा सा हम आपको बताते हैं इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग होती कैसी है। जैसे इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग, ये पूरा एक प्लेट हो गई, ये पूरा प्लेट हो गई, तो यहाँ पे जो है पूरा लिक्विड भरा होता है, तरल पदार्थ होता है। तो अगर इसको वर्टिकल नहीं करेंगे, अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा बह जाएगा ना, मतलब बाहर चला जाएगा, इसलिए जो है इसको हम लोग वर्टिकल यानी कि लंबवत रखते हैं। वहीं पे अगर सबमर्ज आर्क वेल्डिंग की बात आए, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, तो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग जो है हमेशा वो क्षैतिज होती है, ऐसे पड़ी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें जो होता है वो दानेदार गिट्टी का जो है जो छर्री होती है, जिसे सड़क वड़क बनाते हैं आप लोग, उस टाइप की गिट्टियाँ होती हैं छोटी छोटी। ठीक है, फ्लक्स होते हैं, तो वो फ्लक्स जो होते हैं अगर आप उसको खड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। तो इसलिए जो है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग हमेशा हॉरिजॉन्टल में आप याद करेंगे, क्षैतिज अवस्था में, और इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग हमेशा आप वर्टिकल में यानी कि लंबवत में याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद गैस वेल्डिंग के दौरान गैस नियामक का कार्य क्या है। वाट इज़ द फंक्शन ऑफ गैस रेगुलेटर ड्यूरिंग ए गैस वेल्डिंग ऑपरेशन। अब रेगुलेटर का काम ही होता है क्या करना, कि उसको जो है कंट्रोल करना, रोकना। तो आपको ये समझ में आ रही होंगी चीज़ें कि यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, बट यहाँ पे जो गैस वेल्डिंग में जो गैस नियामक यानी कि गैस में जो रेगुलेटर लगा होता है, और एक किस में होता है, ऑक्सीजन में लगा होता है। ठीक है, तो गैस का जो रेगुलेटर होता है वो जो होता है वो क्या करता है, वर्किंग प्रेशर को सेट करता है, कि कितना प्रेशर जो है हमको सेट करना है, ये सेट करता है। ठीक है, बाकी जो ऑक्सीजन का रेगुलेटर होता है वो हमारी जो है वो जो लव होती है, निकलती है, आग निकलती है, फायर जो निकलती है, उसको जो है एडजस्ट करता है, कम ज़्यादा करता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का रेगुलेटर लव को एडजस्ट करेगा, आग कैसी होनी चाहिए, धीम तेज तेज आग, यानी कि हाई टेम्परेचर कम टेम्परेचर, जैसे ही हम उसको खोलते जाएंगे भाई ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा तेज़ी से जलेगी। बाकी एसिटिलीन या यानी कि गैस जो होता है वो सेट वर्किंग प्रेशर जो है उसका रेगुलेटर काम करता है। ठीक है, तो कार्यकारी दाब को निर्धारित करना जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आते हैं 34 नंबर पे। तो 34 का देखेंगे आप लोग यहाँ पे, तो मेटल एक्टिव गैस आर्क वेल्डिंग यानी कि धातु सक्रिय गैस आर्क वेल्डिंग निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो मिग वेल्डिंग के बारे में बात कर रहा है आपका, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, मिग वेल्डिंग को हम लोग CO2 वेल्डिंग भी कहते हैं, ये ध्यान देंगे। मिग वेल्डिंग को कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि CO2 वेल्डिंग कौन सी होती है, तो उसको हम लोग CO2 वेल्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, मेटल इनर्ट गैस। ठीक है, इसमें कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद डीसी वेल्डिंग में सीधी ध्रुवीयता को संस्तुत निम्नलिखित में से किस स्थिति में की जाती है।
इन डीसी वेल्डिंग स्ट्रेट पोलैरिटी इज रिकमेंडेड फॉर विच फॉलोइंग केस। तो देखिए आपको जो है स्ट्रेट पोलैरिटी कब कहना है, ठीक है। हमने आपको बताया था कि स्ट्रेट पोलैरिटी का मतलब क्या होता है, आप ऐसे याद करेंगे EWS, ठीक है। तो स्ट्रेट पोलैरिटी का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रोड जो हो गया आपका नेगेटिव हो गया, वर्कपीस आपका पॉजिटिव हो गया, तब ये क्या कहलाएगा, स्ट्रेट पोलैरिटी कहलाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, स्ट्रेट पोलैरिटी ही देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रोड यहाँ पे नेगेटिव हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रोड जो हो गया ना वो हमारा मजबूत होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वेल्डिंग विद लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड, ठीक है। यानी कि हल्का जो है वो कोटेड इलेक्ट्रोड होना चाहिए। और पॉजिटिव हम लोग कहाँ पे डाल रहे हैं, वर्कपीस पे डाल रहे हैं। तो इसका मतलब सारी जो हीट होगी 66% वो वर्कपीस पे जाएगी और 33% जो है वो कहाँ जाएगी, इलेक्ट्रोड पे जाएगी। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रोड तो हमारा मजबूत होना चाहिए लेकिन वर्कपीस की अपेक्षा जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब जो है यहाँ पे अगर नंगी वायर होती, बिना कोटेड इलेक्ट्रोड होती, तो उसको हम लोग टिक करते। लेकिन इसमें जो है बताया गया है कि एक हल्की लेपित इलेक्ट्रोड, तो इससे भी हम लोग काम चला लेंगे, ठीक है। देखिए भारी लेपित का हम लोग यूज ही नहीं करेंगे, अति भारी का हम लोग यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोड में जो है वो हीट जो है वो सिर्फ 33% है, बहुत ज़्यादा गर्माहट इसमें आएगी नहीं, तो उसको हम ज़्यादा क्यों रक्षा करेंगे। आपको ये ध्यान देना है कि अगर इलेक्ट्रोड पे हम लोग 66% हीट दे देते, यानी कि यहीं पे अगर हम लोग रिवर्स पोलैरिटी का यूज़ करते तो इलेक्ट्रोड को हमारा क्या होता, 66% हीट जाती, यानी कि 66% गर्माहट है पूरा 100% में वो इलेक्ट्रोड को जाती, तो इलेक्ट्रोड हमारा गल जाता जल्दी से। तब हमको ज़रूरत पड़ती क्या, भारी इलेक्ट्रोड की जो है लेपित करने के लिए, कि भाई हमारा इलेक्ट्रोड बचा रहे, इसके लिए हम उसको लेप करें बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोड तो नेगेटिव है, स्ट्रेट पोलैरिटी की बात कर रहा है, सीधी ध्रुवीयता को, इसलिए 33% की ही बात कर रहा है, इसमें हीट 33%, तो इसलिए हम लोग हल्के से हल्के वाला जो है वो हम लोग कोटित इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी चीज़ें। मैं बहुत बेहतरीन तरीके से कोशिश कर रहा हूँ जितना हमसे हो सक रहा है। तो अगर जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और हाँ, थ्योरी आप लोग ज़रूर जा करके वाच कर लीजिए, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रति यूनिट समय में वेल्ड धातु की एक बड़ी मात्रा जमा करता है, तो वो होता है आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसमें हम आपको समझा नहीं सकते हैं कुछ, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो डाटा हैं, रटने वाली चीज़ें हैं। वहीं पे आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में आर्क की लंबाई लगभग किसके बराबर होती है। अब आर्क वेल्डिंग जो होती है उसमें आर्क की लंबाई जो होती है वो आपकी कितनी होगी, इलेक्ट्रोड के जस्ट डाया है, यानी कि जो इलेक्ट्रोड का व्यास होता है उसके एकदम बराबर होती है। तो डायमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोड क्या होगी, आर्क लेंथ इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस शुड बी नियरली इक्वल टू डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। उसके बाद संकुचित लोहे की किस गुण स्वभाव के कारण वेल्ड करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ कास्ट आयरन मेक्स इन डिफिकल्ट टू इन्वॉल्व। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो होता है आपका, हमने आपको बताया था कल कि अगर आप वेल्डिंग करते हैं तो कास्ट आयरन की क्या करते हैं हम लोग, प्री हीटिंग करते हैं। वो प्री हीटिंग सिर्फ इस वजह से करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्रिटिल होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है बहुत ज़्यादा ब्रिटिल के साथ साथ इसकी हार्डनेस भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो हम लोग क्या करते हैं, इसलिए हम लोग इसको वेल्ड करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करते हैं, ठीक है। इसलिए इसको जो हम लोग थोड़ा सा पहले से गर्म कर देते हैं, तो जब गर्म कर देते हैं तो हल्का सा मुलायम हो जाता है, उसके बाद जो हम लोग इस पर वेल्डिंग करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। पाइप वेल्डिंग के लिए नोजल का चयन जो है वो किस अनुसार किया जाता है। तो पाइप वेल्डिंग के लिए नोजल का जो चयन होगा वो पाइप वाल थिकनेस पे होगा, ठीक है। यहाँ पे पाइप पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जैसे मान चलिए कोई मटेरियल हो गया, अगर आप उसकी जो है वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसका आप मोटाई ही देखेंगे ना, उसके हिसाब से जो है आप क्या करेंगे, उसके हिसाब से नोजल का चयन करेंगे। तो पाइप में क्या होता है, पाइप सिर्फ सिर्फ गोला हो जाती है, बस यही होती है, बाकी मोटाई तो इसकी भी रहती है कुछ ना कुछ। तो यहाँ भी मटेरियल तो आपको उतना ही जोड़ना है, ये खोखला ऐसे थोड़ी मतलब है आपका, आपको तो सिर्फ इतने से मतलब है। तो चाहे ऐसे प्लेट रखी हो और चाहे ऐसे हो, मोटाई पे ही काम करेंगे उसके हम, ठीक है। उसके बाद क्या है, सोल्डरिंग आयरन मेड ऑफ कॉपर ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब देखिए कॉपर जो है, कॉपर को रखने के कई सारे रीज़न होते हैं, बट जो है कॉपर का जो सबसे गुड रीज़न है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यानी कि जो कॉपर होता है, कॉपर के आप घरों में वायर भी लगाते हैं, क्योंकि वो जो है विद्युत का चालक होता है, तो उसके साथ साथ क्या होता है, वो ऊष्मा का भी जो है सुचालक अच्छा होता है। इसलिए जो होता है कि जितना गर्म होती है आपकी सोल्डरिंग आयरन बिट जो होती है जिससे आप मोबाइल जोड़वाते हैं,
तो यहाँ पे अगर गर्म हो रहा है तो बहुत जल्दी से जो है यहाँ पे उसकी गर्माहट पहुँच जाएगी, और यहाँ पे बीच में जो है नुकसान आपका नहीं होगा, इसलिए जो है हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं। आई होप कि अब यहीं पे हम लोग इसको समाप्त करते हैं, अगर वीडियो लंबा हुआ हो तो, और नहीं तो इसको हम लोग अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बट जो है अभी 25 मिनट का समय हो चुका है और ज़्यादा लंबी वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं। मैं अगर कमेंट करेंगे आप लोग तो मैं कंप्लीट एक एक क्लास में एक एक पेपर सोल्यूशन करा सकता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा डिस्कशन के साथ जो है वो मुश्किल नहीं है। फिर भी आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं करूँगा। ठीक है, बाकी वीडियो को आप लोग पहुँचाइए अपने दोस्तों के साथ, अगर चाह रहे हैं कि इस टाइप की वीडियोज़ आएँ तो जो है सपोर्ट करिए। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक करके ज़रूर जाइएगा।